Good morning, students. Today we are going to start chapter 2, that is the earth and the changes on it. The surface of the earth never remains the same, it constantly undergoes changes. These changes can be sudden or gradual. The sudden changes originate inside the earth due to the volcanic or earthquake activities. आप देखते हो कि अर्थ पर जो है वो अर्थ हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, इसमें हमारे चेंजेस होते रहते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। और ये चेंजेस जो होते हैं कई बार क्या होते हैं, अचानक हो जाते हैं, सडन हो जाते हैं, या वो ग्रेजुअल धीरे धीरे भी हो सकते हैं। जो सडन चेंजेस होते हैं वो अर्थ के अंदर जो होती है वोल्केनिक और अर्थक्वेक एक्टिविटीज़ की वजह से होते हैं। और दीज फोर्सेस ब्रिंग रेडिकल चेंजेस एंड आर इजली विजिबल, और उनको हम इजली देख पाते हैं। लेकिन कुछ चेंजेस जो होते हैं वो बहुत स्लो होते हैं और उनको बहुत टाइम लगता है, और उनको हम महसूस कर पाते हैं, हम उनको देख नहीं पाते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में हमें उसको बहुत टाइम के बाद हम उसको महसूस करते हैं कि येस दिस चेंजेस कैन बी डन। तो ये हमारे जो है वो कहते हैं कि ह्यूमन फैक्टर्स भी इसके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल इसकी सरफेस ऑफ द अर्थ में। जो उसके अर्थ के ऊपर चेंजेस होते हैं उसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ का भी बहुत बड़ा रोल है, जैसे कि कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेज, रेलवे लाइंस, लार्ज स्केल माइनिंग, बिल्डिंग ऑफ डैम एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं ये भी हमारी अर्थ के ऊपर चेंजेस लाती हैं। तो आज हम इस चैप्टर में जो है वो करेंगे जो हमारे एक्सटर्नल प्रोसेस है, जो हमारे अर्थ के ऊपर जो चेंजेस होते हैं वो हम पढ़ेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर में हमारे इंटरनल चेंजेस होंगे। तो एक्सटर्नल प्रोसेस में क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल प्रोसेस? Any process working on the earth's surface and bringing changes on it, it is known as external process. कहते कोई भी हमारी अर्थ के ऊपर जो चेंजेस होते हैं वो किसी भी प्रोसेस के द्वारा उसको हम एक्सटर्नल प्रोसेस कहते हैं। और कहते हैं एक्सटर्नल प्रोसेस क्या है, वो हमारे लैंड को कम भी कर सकता है, लोअर भी कर सकता है, और उसके ऊपर जो है वो हमारे पार्टिकल्स को डिपॉजिट करके उसको जो है उसका लेवल को रेज भी कर सकता है। तो ये हमारा जो एक्सटर्नल प्रोसेस है इंक्लूड चेंजेस ऑन अकाउंट ऑफ वेदरिंग एंड ग्रेडेशन। ये जो हमारे इसमें चेंजेस होते हैं कहते हैं ये किसकी वजह से होती हैं, हमारे उसमें जो वेदरिंग और ग्रेडेशन की वजह से होते हैं। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम वेदरिंग। तो वेदरिंग हमारा प्रोसेस क्या है, कहते हैं वेदरिंग में द टर्म वेदरिंग रेफर्स टू द, तो इसमें हमारा जो वेदरिंग प्रोसेस है कहते हैं इसमें क्या है कि जो छोटे छोटे हमारे रॉक्स जो है वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होती है। और ये किसकी वजह से होते हैं, इंक्लूड्स इरोजन एंड डेपोजिशन। दो हमारे काम होते हैं। इरोजन मीन्स कि हमारा उससे जो है वो उसको रॉक्स को जो है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, और कहते हैं उसको कहीं पर तो डिपॉजिट करेंगे, दैट इज डेपोजिशन। द इफेक्ट्स ऑफ वेदरिंग कैन आल्सो बी सीन ऑन स्टोन मोनूमेंट्स। कहते हैं जो हमारे बहुत बड़े बड़े मोनूमेंट्स जो बने हुए हैं, स्टोन के बने हुए हैं, तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि बहुत सी उसकी जो पीसेस हैं वो गिरते रहते हैं। या हमारे जो आयरन के बने हुए होते हैं, रेलिंग होती है, उसके ऊपर हम देखते हैं कि वो रस्ट जंग लग जाता है। तो ये हमारे सारे जो उसमें आ जाते हैं। देन आता है हमारा जो ग्रेडेशन होता है। ग्रेडेशन मीन्स लेवलिंग ऑफ लैंड। इट ऑकर्स इन टू वेज, ए ग्रेडेशन एंड डी ग्रेडेशन। कहते हैं ग्रेडेशन का मीनिंग क्या है कि हम उसका लेवल का जो लैंड का जो है वो लेवल कर रहे हैं। वो टू टाइप्स का होता है, एक ए ग्रेडेशन और एक डी ग्रेडेशन। ए ग्रेडेशन मीन्स एडिंग द सेडिमेंट्स एंड रेजिंग द लेवल ऑफ लैंड। इसमें हमने लेवल जो है सेडिमेंट्स को ऐड किया और उससे जो लेवल का जो लैंड का जो लेवल है वो रेज हो गया, तो वो ए ग्रेडेशन। और डिग्रेडेशन मीन्स ब्रेकिंग एंड वेयरिंग अवे ऑफ सेडिमेंट्स एंड लोअरिंग द लेवल ऑफ लैंड, और जिसमें कि हमारा उसका लैंड का लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है। देन आता है इरोजन। Erosion or denudation refers to the gradual wearing and carrying away of all those loose particles, disintegrated rocks which lie exposed on the earth's surface by the weathering agents of gradation, that is running water, wind, moving ice and sea waves.
कहते हैं इरोजन वर्क क्या होता है कि कहते हैं जब हमारे रॉक्स के जो छोटे छोटे पार्ट्स को जो है वो उसके पीसेस हो जाते हैं, और वो किसके द्वारा होते हैं, वो हमारे एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन कहते हैं। रनिंग वाटर है, विंड है, मूविंग आइस है, सी वेव्स है, ये हमारे जो हैं वो एजेंट्स हैं ग्रेडेशन के। देन आता है डेपोजिशन। डेपोजिशन रेफर्स टू द लेइंग डाउन ऑफ सेडिमेंट्स विच हैव बीन कैरिड फ्रॉम डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस बाय वेरियस एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, or the continuous process of deposits result the formation of soil at other places। अब कहते हैं कि डिपॉजिट की मीन्स क्या हो गया, ये दोनों प्रोसेस साथ साथ चलते हैं। वेदरिंग होएगी तो इरोजन होएगा, और वो इरोजन का जो वर्क है, जो पार्टिकल्स हैं लूज पार्टिकल्स, वो कहीं पर जाकर जो है वो डिपॉजिट हो जाएंगे, और धीरे धीरे कहते हैं कि उसके ऊपर जो है वो एक के ऊपर एक लेयर आती चले जाएगी, और धीरे धीरे कहते हैं कि वहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल हो जाती है। और ये फॉर्मेशन ऑफ जो सॉइल होती है, कहते हैं इनका जो इरोजन का जो रेट होता है दैट इज़ डिफरेंट। कहते हैं किसके ऊपर डिपेंड करता है, उस जगह का टेम्परेचर क्या है, वहाँ पर वेजिटेशन कवर कैसा है, रेनफॉल कितनी है, स्लोप, लैंड की स्लोप कैसी है, टाइप ऑफ सॉइल क्या है। तो ये सारे यहाँ चेंजेस इन द लैंड यूज़, कहते हैं ये सारी चीज़ें हमारे उसकी डिपेंड करती हैं कि वहाँ पर इरोजन वर्क कैसे होगा, ये सारे फैक्टर्स। नाउ एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। कहते हैं एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन मीन्स क्या हो गया कि अब हमारे कहते हैं कि अभी हमने ऊपर देखा है वाटर, विंड, मूविंग आइस और सी वेव्स। सबसे पहले रनिंग वाटर, इट इज़ द इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। अब देखते हैं सबसे ज़्यादा हमारा जो ग्रेडेशन होता है रनिंग वाटर के द्वारा होता है। वो कौन करती है, रिवर। ए रिवर लाइक एनी लिविंग फॉर्म हैज़ ए लाइफ साइकिल। जैसे हम देखते हैं ना, हम लोग पहले छोटे बच्चे होते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, फिर यंग बन गए, फिर हम उसके बाद हम उसमें आ जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, तो हमारी लाइफ में भी अलग अलग सर्कल उसमें आता है लाइफ साइकिल। इसी तरह से जो रिवर है वो भी अपना इट टेक्स बर्थ इन ए माउंटेन और ए हिल। कहते हैं जो एक रिवर है वो कहाँ पर जन्म लेती है, एक हिल से, हिल में लेती है, या माउंटेन से या हिल से वो जन्म लेती है, और उसके बाद फिर बिकम लार्जर व्हेन इट इज़ मेट बाय ए नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज। रास्ते में उसको बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मिल जाती हैं, उसकी सहायक नदियाँ, और वो पानी अपना और फ्लोस ओवर प्लेन एंड फाइनली एंड्स व्हेन इट रीचेस द सी। और फाइनली कहते हैं कि जब वो सी में गिरती है तो वो उसकी लास्ट स्टेज हो जाती है, जब वो प्लेन एरिया में एंटर करती है वो उसकी मीडियम स्टेज आ जाती है, और जब वो हिल्स से निकलती है वो उसकी बर्थ प्लेस होता है, उसका जन्म होता है। अब ये 3 स्टेजेस के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इन इट्स अर्ली स्टेज द रिवर इज़ यंग। अर्ली स्टेज में रिवर क्या होती है, यंग होती है, और ये बहुत जो है वो स्टीप माउंटेन से निकलती है, और वहाँ पर इसका इरोजनल वर्क जो होता है वो मैक्सिमम होता है। और उसके अलावा कहते हैं कि यहाँ पर वो इरोजनल वर्क के द्वारा अपनी शेप्स बनाती है, आई शेप वैली और वी शेप वैली। कहते हैं ये 2 चीज़ें वो बनाती है, और उसमें कहते हैं कि क्या है, जब वो उस प्लेन एरिया में आती है तो वहाँ पर उसका वॉल्यूम ऑफ वाटर तो इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन स्लोप ऑफ लैंड जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, और यहाँ पर रिवर का जो स्पीड है वो भी स्लो हो जाती है। और इसमें वो अपना कहाँ पर है, वो कहता है कि मेंडर्स के थ्रू जो है वो अपना नेक्स्ट एरिया को जो है वो कवर करती है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कहाँ पर आती है, बिफोर मीटिंग द सी the river becomes large and sluggish and get divided into several distributaries. It now comes to in its old stage. ये रिवर की 3rd स्टेज है। आप देखो ये आपकी मेन रिवर है, आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, और कहते हैं कि यहाँ पर आते ये जो येलो कलर में दिखाई दे रहा है ये उसके सेडिमेंट्स हैं, और कहते हैं यहाँ पर ये अलग अलग इसके चैनल्स बन जाते हैं, और उसमें इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज, और ये अलग अलग पार्ट से इसका रिवर का कुछ वाटर इधर चैनल बन गया, वो सी में गिर गया, इधर से आया इधर सी में गिर गया, ये इसके डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल्स हैं। और यहाँ पर ये सी में गिर रही है, ये माउथ ऑफ द रिवर है, ये माउथ ऑफ द रिवर है, और इसको हम डेल्टा कहते हैं। ये अपनी लास्ट स्टेज में कौन सा बनाती है, डेल्टा। और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है वो वर्ल्ड का जो है वो सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसको सुंदरबन डेल्टा भी कहा जाता है, और जो है हमारा उसको गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर बनाती है तो उसको गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहा जाता है। नेक्स्ट आता है ग्लेशियर। ग्लेशियर कहते हैं कि क्या है कि ऐसा विश्वास किया जाता है कि मिलियन ईयर्स एगो क्या होता था कि यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता था, और इस वजह से कहते हैं कि वहाँ पर जो है वो अर्थ के सरफेस पर हमें बर्फ़ दिखाई देती थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज होता चला गया, अर्थ का जो उसके ऊपर टेम्परेचर था वो इंक्रीज़ होता चला गया। अब टेम्परेचर इंक्रीज़ होएगा तो क्या होएगा, आइस मेल्ट होनी शुरू हो गई। अब आइस मेल्ट होनी शुरू हुई तो उससे क्या बना, द मास ऑफ मूविंग आइस इज कॉल्ड ग्लेशियर।
उसको ग्लेशियर का नाम दिया गया। अगर हम इंडिया में बात करें तो हाई एल्टीट्यूड्स पर और हिमालय पर, जहाँ पर कि हमारा टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला जाता है। आपको पता है फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री, और उससे भी कितना नीचे चला जाता है, और वहाँ पर कहते हैं कि ये हमारे ग्लेशियर्स बनते हैं। लाइक रनिंग वाटर, मूविंग आइस आल्सो इरोड लूज पार्टिकल्स और पार्ट्स ऑफ द रॉक्स। कहते हैं जिस तरह से रनिंग वाटर इरोजन करता है, उसी तरह से मूविंग आइस भी अपने आसपास जो होता है उसको जो है इरोड करती है, और ये पार्टिकल्स को जो है वो अपने साथ ले जाकर जब मेल्ट होती है तो वहाँ पर डिपॉजिट कर देती है। और इस तरह के बहुत, अगर कोई भी ग्लेशियर बहुत बड़े एरिया को कवर करता है तो उसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर, जैसे कि एंटार्क्टिका है जिसको वाइट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। और जो अगर हमारे बहुत से ग्लेशियर कम एरिया को वो कवर करते हैं तो उनको हम माउंटेन ग्लेशियर्स कहते हैं, जैसे कि सियाचिन से ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर जहाँ से कि हमारी रिवर गंगा निकलती है जिसको कि गंगोत्री ग्लेशियर कहा जाता है। नेक्स्ट आता है विंड। In the region where there is a little rainfall and much vegetation, the land is exposed to strong winds. अब कहते हैं विंड्स के जरिए भी जो है, विंड के जरिए भी हमारी जो है वो इरोजनल वर्क होता है। अब एयर है, कैन नाइदर बी सीन नॉर फेल्ट, बट द स्विफ्ट हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ द एयर इज फेल्ट एंड इट इज कॉल्ड विंड। आप रूम के अंदर बैठे हुए हो, घर के बाहर जाते हो, आपके चारों तरफ एयर है लेकिन आप उसको देख नहीं पाते हो, आप उसको कई बार उसको महसूस भी नहीं कर पाते हो। कई बार क्या होता है कि बहुत तेज़ हम एयर चलती है जिसको कि हम महसूस कर पाते हैं, तो उसको जिसका विंड का नाम दिया जाता है। और विंड के द्वारा जो मोस्टली जो हमारा इरोजनल वर्क होता है वो डेजर्ट एरिया में ज़्यादा होता है। आप देखोगे ये डेजर्ट एरिया हमारा, तो डेजर्ट एरिया में क्या होता है कि कहते हैं कि जहाँ पर तो ये विंड्स उसको इरोज करती है, और कहते हैं कि उससे क्या बन जाता है, मशरूम रॉक, और जहाँ पर वो डिपॉजिट करती है उससे हमारी जो फिगर्स बनती हैं उसको हम सैंडन्स कहते हैं। ये देखिए आपकी बुक में दिखाया, ये सैंडन्स हैं जहाँ पर वो एयर जो है वो अपने से विंड अपने साथ जो लूज पार्टिकल्स लेकर आई उसको डिपॉजिट करती है, और एक जहाँ पर वो इरोजन करती है वहाँ से मशरूम रॉक बन जाती है। देन आता है सी वेव्स। सी वेव्स कहते हैं कि इसी तरह से जैसे हमारा रनिंग वाटर है, विंड है, सी वेव्स भी जो कहते हैं कि जो समुद्र की जो लहरें होती हैं वो भी अपने आसपास की जो रॉक्स होती हैं उसके ऊपर इरोजनल वर्क करती हैं। और ये देखो ये जो शेप बनी हुई है दैट इज़ क्लिफ। कहते हैं बार बार इससे रॉक्स जो है वो सी वेव्स टकराती हैं और इसका इरोजन वर्क करती हैं, और यहाँ से इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे गिरते हैं, और उसके बाद कहते हैं वहाँ पर बीचेस बन जाते हैं। जब बार बार गिरते रहेंगे ये एरिया जो है वो क्या होता चला जाएगा, यहाँ पर जो है वो डिपॉजिट होता चला जाएगा, और उससे हमारे जो है क्या बन जाते हैं, वहाँ पर बीचेस बन जाते हैं। और कई बार कहते हैं कि हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, चाहे वो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो हमारे उसको नेचुरल एनवायरनमेंट को जो है वो डिस्टर्ब करती है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है दैट इज़ सॉयल। तो सॉयल में कहते क्या है, सॉयल आपने साइंस में भी पढ़ा होगा, क्या है, सॉयल इज़ द लूज मटेरियल फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ के सरफेस के ऊपर जो हमें जो ये सॉयल वो मिलती है लूज पार्टिकल्स, उसको हम सॉयल का नाम देते हैं। ये हमारे उससे पार्टिकल से बनती है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं, जो हमारे डेड रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, और बहुत टाइम होने के बाद ये डिकम्पोज हो जाते हैं तो इनका कलर ब्लैक कलर का हो जाता है, जिसको कि ह्यूमस का नाम दिया जाता है। और ये ह्यूमस जो होती है ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है। और दूसरे जो हमारे होते हैं इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं वो हमें रॉक से मिलते हैं, और कहते हैं अगर उनका साइज़ जो है वो कम होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। अगर उनके साइज का पार्टिकल्स का बड़ा है तो उनको हम ग्रेवल बोलते हैं। और इस तरह से कहते हैं इनके डिफरेंट प्रोपोर्शन की वजह से इनका सॉइल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सैंडी, लोमी एंड क्लेई सॉइल। देन आता है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में आप देखते हो क्या होता है कि सॉइल की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, ये देखो फोटोग्राफ से आपको जो है वो पता चल रहा है, इस जो आपका बना हुआ है। कहते हैं कई बार क्या होता है कि जो हमारी रॉक्स ये बहुत स्लो प्रोसेस है, और कहते हैं इसमें जो वेदरिंग प्रोसेस होता है उसमें स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाकर डिपॉजिट कर दिए जाते हैं, और इस तरह की सॉइल को हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलते हैं। जब एक ही सॉइल उसके पेरेंट रॉक में से सॉइल बनती है और वहीं पर उसके पार्टिकल्स डिपॉजिट होती हैं तो उसको हम रेजिड्यूल सॉइल बोलते हैं।
अब ये हमारी सॉइल की लेयर्स हैं। सबसे नीचे आप देखो सॉलिड रॉक और उसको बेड रॉक कहा जाता है। फिर हमारी उसके ऊपर इनको हॉरिजॉन्स कहा जाता है। ये फर्स्ट आपकी सॉलिड रॉक, बेड रॉक, फिर उसके ऊपर आती है वेदर रॉक, ठीक है। उसके ऊपर आ गई सब सॉइल और सबसे ऊपर आती है टॉप सॉइल। और ये टॉप सॉइल जो होती है इसमें ह्यूमस सबसे ज़्यादा होती है और यही हमारा हॉरिजॉन जो होता है सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है। देन आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर सॉइल टाइप्स। अब कहते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। ये आप मैप देख रहे हो, मैप में आप देखोगे सबसे पहले उनके कलर और टेक्सचर के हिसाब से उनका जो है वो क्लासिफिकेशन किया जाता है। एलिवल सॉइल विच इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल। आप देखो ये जितना भी हमारा प्लेन एरिया है और एग्रीकल्चर इसमें सबसे बेस्ट होती है, तो ये हमारी एलिवल सॉइल रिवर्स के द्वारा बनाई जाती है। देन आती है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो होती है कहते हैं लावा रॉक्स के द्वारा बनाई जाती है और ये ब्लैक सॉइल आपका डेक्कन प्लेट्यू एरिया में मिल जाती है हमें, और ये सबसे बेस्ट होती है कॉटन क्रॉप के लिए, तो इसको कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। देन आती है रेड सॉइल। रेड सॉइल नाम से आप देख रहे हो कि रेड होती है, तो क्यों? आयरन ऑक्साइड की वजह से, इसमें आयरन जो होता है वो ज़्यादा होता है, आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका कलर जो होता है वो रेड होता है। देन हमारे आते हैं ये पेनिसिलर हमारे एरिया में होती है। देन लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल क्या होती है? ये कहते हैं कि हिल स्लोप्स पर होती है या ऑफ पेनिसिलर प्लेट्यू। लेटराइट सॉइल जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है और इसके साथ हमारा लीचिंग का प्रोसेस जो है वो रिलेटेड होता है। उसके अलावा डेजर्ट सॉइल है, माउंटेन सॉइल है। डेजर्ट एरिया जैसे आप देखते हो कि राजस्थान में डेजर्ट एरिया में वहाँ पर डेजर्ट सॉइल होएगी, सैंडी सॉइल, इसको एरिड सॉइल भी बोलते हैं। माउंटेन सॉइल जो हमारा हिली एरिया है वहाँ पर माउंटेन सॉइल होएगी। तो ये हमारी डिफरेंट टाइप की ऑफ सॉइल हो गई। और लास्ट छोटा सा एक टॉपिक, सॉइल इरोजन। अब रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। अब कहते हैं कि अब वो किसी के ज़रिए, चाहे हमारी रिवर्स के ज़रिए हो रहा है, रनिंग वाटर के ज़रिए हो रहा है, विंड के ज़रिए होता है। कहते हैं कि जब हमारी उसकी सॉइल की टॉप लेयर का रिमूवल होता है तो उसको हम सॉइल इरोजन का नाम देते हैं। और आने वाले टाइम में कहते हैं कि सॉइल इरोजन जो है वो बहुत बड़ा जो है वो हमारा कॉज बनता जा रहा है, जिससे कि हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है। अब उसके लिए कहते हैं ह्यूमन प्रैक्टिसेस भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कटिंग ऑफ ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल्स, बिसाइड्स मैनी अदर, बहुत से और रीज़न है जिसकी वजह से हमारी सॉइल जो है वो इरोजन उसका हो रहा है। लेकिन इसके अपोजिट अगर हम अपनी सॉइल इरोजन को सेव करना चाहते हैं तो उसे हमें सॉइल को कंजर्व करना होगा। उसके लिए प्लांटेशन ऑफ ट्रीज करनी होंगी, हमें जो है वो गुड प्रैक्टिसेस ऑफ एग्रीकल्चर जैसे क्रॉप रोटेशन है, मल्टीपल क्रॉपिंग मेथड है, हमें उसको यूज़ करना होगा। डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ पेस्चर लैंड एनिमल्स के लिए, ताकि हम जो है वो ओवरग्रेजिंग को चेक कर सकें। तो इस तरह से वी नीड मास अवेयरनेस एंड अडॉप्टेशन ऑफ दिस प्रैक्टिसेस एट लोकल लेवल। अपने लोकल लेवल पर हमें इनको प्रॉपर वे से यूज़ करके अपनी लैंड को, जो सॉइल को सेव करना होगा।